गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के बी.कॉम पार्ट सेकंड के समस्त विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सुकांत शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप सबको मालूम है इस कोरोना काल में हम वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और हम लोग प्रतिदिन आपके लाभार्जन हेतु वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर और उसको जो क्लास है उसमें भी डालते हैं ताकि आप क्लास में भी वीडियो देख सकें और जो लोग चाहें तो वो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकें और ज्ञान अर्जन कर सकें। तो इसी कड़ी में आज बी.कॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए प्रबंध विषय में अपन का समन्वय का जो चैप्टर चल रहा था उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। अभी तक समन्वय में अपन ने ये देखा कोऑर्डिनेशन में कि समन्वय क्या होता है, समन्वय की विशेषताएं, समन्वय की परिभाषाएं अपन ने जानी और ये जाना कि समन्वय की आवश्यकता क्यों है, व्हाट इज द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन, या समन्वय का महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो अब तक अपन ने समन्वय के विशेषताएं और महत्व के बारे में चर्चा कर ली है और समन्वय का अर्थ जान लिया है। आज की इस वीडियो क्लास में अपन समन्वय के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे, दैट व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, क्योंकि समन्वय के भी अपने कुछ सिद्धांत हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन सिद्धांतों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एग्जाम में भी कई बार 20 नंबर का सवाल सिद्धांतों के ऊपर पूछा जाता है कि समन्वय से आप क्या समझते हैं और समन्वय के सिद्धांतों को विस्तार से लिखिए। तो आज इस वीडियो क्लास के माध्यम से मैं आपको समन्वय के सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जहां तक समन्वय के सिद्धांतों का सवाल है, विद्यार्थियों, मैरी पार्कर फोलेट एक विद्वान हुई हैं, मिस मैरी पार्कर फोलेट, जो प्रबंध के क्षेत्र में जानी मानी हस्ती हैं। उन्होंने समन्वय के 4 सिद्धांतों के बारे में बताया है। उनके हिसाब से या मैरी पार्कर फोलेट के हिसाब से समन्वय के जो 4 सिद्धांत हैं उसमें पहला है प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दूसरा है प्रारंभिक स्थिति में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन अर्ली स्टेजेस। तीसरा है पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। और चौथा है सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मैरी पार्कर फोलेट ने इन 4 सिद्धांतों को बताया है जो कि समन्वय के प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई सिद्धांत हैं जिनका अभी अपन इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो पहले अपन मैरी पार्कर फोलेट द्वारा बताए गए 4 सिद्धांतों को पढ़ लेते हैं, फिर अन्य सिद्धांतों को भी देखेंगे। तो पहला जो सिद्धांत है वो है प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत या द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब प्रत्यक्ष संपर्क का जो सिद्धांत है वो प्रथम एवं मुख्य समन्वय का सिद्धांत है और वह ये कहता है कि समन्वय उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से करना चाहिए। तो प्रत्यक्ष संपर्क का जो सिद्धांत है वो पहला सिद्धांत है मैरी पार्कर फोलेट का और वो मुख्य सिद्धांत भी माना जाता है समन्वय का। और प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि समन्वय जो है वो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रत्यक्ष संपर्क से किया जाना चाहिए। अब विचारों को, आदर्शों को, उद्देश्यों को एवं लक्ष्यों को प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भली भांति आदान प्रदान किया जाता है। मतलब जब ऊपरी मैनेजमेंट जो है वो विचार, आदर्श, उद्देश्य एवं लक्ष्यों को नीचे तक पहुंचाना चाहता है तो वो प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भली प्रकार पहुंचा सकता है या विचारों को, आदर्शों को, उद्देश्यों को एवं लक्ष्यों को भली प्रकार आदान प्रदान प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा किया जा सकता है। प्रत्यक्ष संपर्क जो है वो क्षैतिज संबंधों, हॉरिजेंटल रिलेशनशिप तथा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संदेशवान से समन्वय करना और भी आसान हो जाता है। मतलब हॉरिजेंटल रिलेशनशिप के द्वारा हम कह सकते हैं, प्रत्यक्ष क्षैतिज संबंधों द्वारा तथा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संदेशवान से भी, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट पर्सनल कम्युनिकेशन से भी समन्वय करना आसान होता है। तो यह हम सब जानते हैं कि जब मैन टू मैन कांटेक्ट होता है या जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है एक दूसरे से तो समन्वय करना आसान होता है।
कभी भी कम्युनिकेशन में भी हम देखते हैं ये चीज़ होती है कि दो व्यक्तियों में जब कम्युनिकेशन होता है तो इट शुड बी अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पीपल। जब दो लोग होते हैं तो उनके बीच डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तो वो आसान होगा अपनी बात कहना और सुनना, पहुंचाना। तो प्रत्यक्ष संपर्क का जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि अगर आपको अपने विचारों को, आदर्शों को, सुझावों को, समस्याओं को या लक्ष्यों को या उद्देश्यों का आदान प्रदान करना है तो वो प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा करना चाहिए। और ये कार्य समन्वय का जो है उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से करना चाहिए। दूसरा है प्रारंभिक स्थिति में समन्वय, कोऑर्डिनेशन एट अर्ली स्टेजेस। अब समन्वय का दूसरा सिद्धांत ये कहता है कि समन्वय जो है प्रारंभिक स्थिति में करना चाहिए। प्रारंभिक स्थिति का मतलब ये है कि नियोजन एवं नीति निर्धारण करते समय ही समन्वय कर देना चाहिए। जब आप संगठन में प्लानिंग स्टेज पर होते हैं या नीति निर्धारण करने का काम करते हैं, नियोजन करते हैं या कोई पॉलिसी निर्धारण करने का काम करते हैं, उस समय ही नियोजन करते समय ही या नीति निर्धारण करते समय ही समन्वय कर देना चाहिए। यदि कार्यों के निष्पादन से पूर्व ही कार्य करने वालों से परामर्श कर लिया जाए और कार्य के संबंध में कर्मचारियों के विचार जान लिए जाए तो समन्वय करना और भी आसान हो जाता है। मतलब प्रारंभिक स्थिति में समन्वय का मतलब यह है कि आपको नियोजन के स्तर पर या नीति निर्धारण के स्तर पर ही नियोजन समन्वय करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यदि कार्य के निष्पादन से पूर्व जिन कर्मचारियों को उस कार्य का निष्पादन करना है, यदि उन कर्मचारियों की उस कार्य के संदर्भ में राय जान ली जाए या विचार जान लिए जाए या उनके विचार प्राप्त कर लिए जाए तो समन्वय करना और भी आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। इस सिद्धांत के पालन हेतु मिस मैरी पार्कर फोलेट का यह सुझाव था कि संस्था के विभागीय दृश्यों में क्षैतिज संबंध होने चाहिए। मतलब प्रत्यक्ष या प्रारंभिक स्थिति में समन्वय के सिद्धांत की पालना के लिए मिस मैरी पार्कर फोलेट का यह सुझाव था कि जो संस्था के विभिन्न विभागाध्यक्ष हैं, जो संस्था के विभिन्न डिपार्टमेंट्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें क्षैतिज संबंध या हॉरिजेंटल रिलेशनशिप होने चाहिए तो प्रारंभिक स्थिति में समन्वय आसानी से किया जा सकता है। तो ये दूसरा सिद्धांत हुआ प्रारंभिक स्थिति में समन्वय का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है पारस्परिक संबंध का सिद्धांत या द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अब समन्वय का जो ये सिद्धांत है पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, यह सिद्धांत ये कहता है कि किसी विशेष स्थिति में या किसी स्थिति विशेष में प्रत्येक तत्व एक दूसरे से प्रभावित होता है। मतलब इस सिद्धांत का मानना यह है कि किसी स्थिति विशेष में प्रत्येक तत्व एक दूसरे से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए यदि अ और ब दोनों एक साथ एक ही संगठन में कार्य करते हैं तो अ जो है वो ब से प्रभावित होता है तथा ब जो है वो अ से प्रभावित होता है और ये दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अर्थात ये दोनों साथ साथ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त अपने साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी ये प्रभावित करते हैं तथा उनसे भी ये प्रभावित होते हैं। मतलब यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो ए बी से प्रभावित होता है और बी ए से प्रभावित होता है और किसी स्थिति विशेष में ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये अपने साथ काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन व्यक्तियों से स्वयं भी प्रभावित होते हैं तथा उन्हें भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक संस्था के सभी तत्वों में इस प्रकार क्या होता है कि एक संस्था के सभी तत्वों में पारस्परिक संबंध होता है, पारस्परिक समन्वय होता है और वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यह है पारस्परिक समन्वय का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। चौथा जो सिद्धांत है वो है सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये जो सिद्धांत है सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, समन्वय का ये सिद्धांत ये बताता है कि समन्वय जो है एक सतत प्रक्रिया है। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि समन्वय क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये हमेशा की जाने वाली एक क्रिया है। अर्थात संस्था में समन्वय कार्य सदैव चलते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। समन्वय कार्य सदैव चलते रहना चाहिए। समन्वय को कभी भी अवसरों के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब आप किसी अवसर विशेष के लिए समन्वय को छोड़ दें,
ऐसा नहीं हो सकता। यह तो एक ऐसा कार्य है जिसे समन्वयकारी को निरंतर करते रहने का प्रयास करना चाहिए। ये मतलब ऐसा कार्य है, इतना इम्पोर्टेंट है कि जिस भी व्यक्ति को ये समन्वयकारी कार्य को करने की जिम्मेदारी दी गई है, उसे इस कार्य को निरंतर रूप से करते रहना चाहिए, जिससे संस्था के उद्देश्यों को भली प्रकार से प्राप्त किया जा सके। मतलब अगर आप संस्था के उद्देश्यों को यदि भली प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में समन्वयकारी जो कार्य करने वाला व्यक्ति है, उसको इस कार्य को निरंतर रूप से करते रहना चाहिए। समन्वय का कार्य एक सतत कार्य है और निरंतर रूप से इस कार्य को करना चाहिए। इस कार्य को कभी भी हम अवसरों के लिए नहीं छोड़ सकते कि किसी अवसर विशेष के लिए हम इस कार्य को छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक ऐसा कार्य है जो सदैव किया जाता है, जो निरंतर किया जाता है प्रबंधकों के द्वारा। तो विद्यार्थियों, ये जो 4 सिद्धांत मैंने आपको बताए, ये समन्वय के बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, जिनकी की विवेचना मिस मैरी पार्कर फोलेट के द्वारा की गई है। तो मिस मैरी पार्कर फोलेट के द्वारा बताए गए 4 सिद्धांत मैं आपको एक बार पुनः बता दूं। पहला है प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दूसरा है प्रारंभिक स्थिति में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन अर्ली स्टेजेस। तीसरा है पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। चौथा है सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब इन 4 सिद्धांतों के अतिरिक्त भी 4-5 सिद्धांत और हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिनकी विवेचना अन्य विद्वानों द्वारा की गई है। लेकिन मैं आपको पुनः बता दूं कि जहां तक प्रबंध विषय का सवाल है, समन्वय के सिद्धांतों में मैरी पार्कर फोलेट द्वारा बताए गए ये 4 सिद्धांत बड़े अहम हैं। अब अपन अन्य सिद्धांतों की ओर चलते हैं। अन्य सिद्धांतों में पहला है सहकारी व्यवहार का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव बिहेवियर। अब प्रभावी समन्वय स्थापित करने के लिए सहकारी व्यवहार के सिद्धांत का पालन करना जरूरी है, या हम कह सकते हैं इसका पालन करना आवश्यक है। अब समन्वय को प्रभावकारी बनाने के लिए सहकारी व्यवहार का पालन करना आवश्यक है। यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि समन्वय के लिए संस्था के सभी सदस्यों, मतलब ये सिद्धांत जो है ये किस चीज पर एम्फेसाइज करता है, ये इस चीज पर एम्फेसाइज करता है कि संस्था के सभी सदस्यों यानी अधिकारियों और कर्मचारियों या अधिकारियों और अधीनस्थों में सहकारी व्यवहार होना चाहिए। मतलब समन्वय स्थापित करने के लिए संस्था के अधिकारियों एवं संस्था के कर्मचारियों में या अधिकारियों एवं अधीनस्थों में सहकारी व्यवहार होना चाहिए। इससे लोगों में आपसी विश्वास एवं सहयोग की भावना विकसित होती है, जो समन्वय के लिए परम आवश्यक है। अब सहकारी जो हम कह सकते हैं व्यवहार है, वो सहकारी व्यवहार क्या है? सहकारिता का एक ही सिद्धांत है, सहकारिता का एक ही मूल मंत्र है, और वो है एक सबके लिए और सब एक के लिए। 1 इज फॉर ऑल एंड ऑल आर फॉर 1। तो जब आप सहकारिता के सिद्धांत को अपनाते हैं या सहकारिता के व्यवहार को अपनाते हैं, तो इससे क्या होता है, लोगों में आपसी विश्वास बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ता है तथा सहयोग की भावना विकसित होती है। कोऑपरेटिव बिहेवियर बढ़ता है एक दूसरे प्रति, जो कि समन्वय के लिए आवश्यक है। समन्वय के लिए 2 चीजें आवश्यक है, एक तो परम विश्वास एक दूसरे में, और विश्वास के साथ साथ सहयोग की भावना। तो जब हम सहकारी व्यवहार का बात करते हैं, तो सहकारी व्यवहार से आपका विश्वास भी जागृत होता है और सहकारी व्यवहार से सहयोग की भावना विकसित होती है, जो समन्वय के लिए परम आवश्यक होती है। तो ये है सहकारी व्यवहार का सिद्धांत। नेक्स्ट है गतिशीलता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिज्म। अब गतिशीलता का मतलब ये है कि जो जमाना है, या हम कह सकते हैं जो आधुनिक गयात्मक व्यवस्था में समन्वय की गतिशीलता के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब जो अभी डायनेमिक युग चल रहा है, गयात्मक युग चल रहा है, उस युग में गतिशीलता के सिद्धांत का बहुत ज़्यादा महत्व है। यह सिद्धांत इस बात की ओर ध्यान दिलाता है कि समन्वय करने की परिस्थितियों एवं तथ्यों में परिवर्तन के साथ साथ समन्वय की तकनीक में भी परिवर्तन करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि क्योंकि ज़माना जो है वो गयात्मक है, डायनेमिक है, आए दिन परिवर्तन हो रहे हैं, नित नए परिवर्तन होते हैं और एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं। तो जब
गयात्मकता है, डायनेमिज्म है। तो ये जो सिद्धांत है गयात्मकता का सिद्धांत, ये इस ओर इशारा करता है कि जब समन्वय करने की परिस्थितियां, है ना, और तथ्यों में परिवर्तन हो, तो समन्वय करने की जो टेक्निक्स हैं उनमें भी परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि अगर ज़माने के साथ तकनीक में परिवर्तन नहीं करेंगे तो समन्वय आसानी से नहीं किया जा सकेगा। तो क्योंकि ज़माना जो है गतिशील है, डायनेमिक है, और समन्वय करने की जो परिस्थितियां हैं और समन्वय करने की परिस्थितियों के साथ साथ तथ्यों में जो परिवर्तन होते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए समन्वय की तकनीकों में भी परिवर्तन करना चाहिए, तो ही समन्वय सफल हो पाएगा, अन्यथा सफल नहीं हो पाएगा। तो गतिशीलता सिद्धांत ये कहता है कि गयात्मकता का ध्यान, गतिशीलता का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है समयबद्धता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग। यह सिद्धांत इस बात की ओर संकेत करता है कि समन्वय यथा समय किया जाना चाहिए। मतलब समयबद्धता का सिद्धांत ये कहता है कि समन्वय यथा समय किया जाना चाहिए। उपयुक्त समय पर किए गए समन्वय प्रयासों की कुशलता में वृद्धि करता है। मतलब ये बिल्कुल सत्य है कि समन्वय ही नहीं, कोई भी कार्य जो है, जो किया जाना है, वो कार्य सही समय पर किया जाना चाहिए। नीति निर्धारण का कार्य हो, चाहे समन्वय का कार्य हो, चाहे कोई नियंत्रण की बात करे, चाहे कोई अभिप्रेरणा देने की बात हो, अगर वो सही समय पर कार्य नहीं किया जाएगा तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो समयबद्धता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग इस बात पर बल देता है या इस बात का संकेत करता है कि समन्वय जो है वो यथा समय किया जाना चाहिए, टाइमली किया जाना चाहिए, और उपयुक्त समय पर जब समन्वय किया जाता है तो वो प्रयासों की कुशलता में वृद्धि करता है। तो आपके जो एफर्ट्स आप लगाते हैं उन एफर्ट्स में वृद्धि करता है। तो ये हुआ समयबद्धता का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रजातंत्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। अब प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र का सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत कहता है कि समन्वय प्रजातांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए। मतलब समन्वय कैसे करें? आप डेमोक्रेटिक तरीके से करें। तानाशाही तरीकों के कारण से जो आपका समन्वय किया जाता है वो सिद्धांत, मतलब वो समन्वय अच्छा नहीं माना जाता। तो प्रजातंत्र का सिद्धांत ये कहता है कि समन्वय प्रजातांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए, डेमोक्रेटिक तरीके से किया जाना चाहिए। तानाशाही तरीकों से निर्देश देकर समन्वय कभी भी नहीं करना चाहिए। मतलब आप ऑटोक्रेटिक तकनीक अपनाकर या लोगों को आदेश या निर्देश देकर समन्वय जो करते हैं वो कभी नहीं करना चाहिए। तानाशाही तरीकों से निर्देश देकर समन्वय अगर किया जाता है तो समन्वय ठीक नहीं होता है। समन्वय में भागीदारी व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए, पार्टिसिपेटिव अप्रोच को अपनाना चाहिए, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की बात करनी चाहिए, तो समन्वय सफल होता है। तो समन्वय कभी भी आदेश निर्देश देकर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से समन्वय करना चाहिए, लोगों का सहयोग प्राप्त करके समन्वय करना चाहिए। तो ये है प्रजातंत्र का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है संतुलन का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। तो जो प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस है, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि समन्वय संगठन के सभी हिस्सों यानी विभागों, उपविभागों तथा इकाइयों में किया जाना चाहिए। मतलब समन्वय जो है संगठन के सभी हिस्सों यानी उनके जो विभाग हैं, उपविभाग हैं, इकाइयां हैं, यूनिट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब में समन्वय किया जाना चाहिए। यह संगठन में ऊपर से नीचे तथा समतल स्तरों पर किया जाना चाहिए। मतलब क्षैतिज समन्वय और हॉरिजॉन्टल समन्वय दोनों ही प्रकार से समन्वय करना चाहिए। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, समतल या क्षैतिज दोनों ही प्रकार से समन्वय करना चाहिए। तो यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि समन्वय संगठन के सभी हिस्सों अर्थात विभागों, उपविभागों तथा इकाइयों में किया जाना चाहिए। यह संगठन में ऊपर से नीचे तथा समतल स्तरों पर किया जाना चाहिए। और अंतिम है संचार व्यवस्था का सिद्धांत। संचार व्यवस्था सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। यह सिद्धांत यह बताता है कि प्रभावी समन्वय के लिए संस्था में अच्छी संचार व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब अगर आप प्रभावी समन्वय स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए
जो संचार व्यवस्था है, जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लंबवत एवं समतल संचार व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल दोनों ही प्रकार की संचार व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि लोग ऊपर से नीचे तक तथा अगल बगल के बराबर वालों से स्वतंत्र रूप से विचारों सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें। मतलब संचार व्यवस्था का सिद्धांत ये कहता है कि संचार व्यवस्था एक तो मजबूत हो, कुशल हो, ताकि संदेशों का या सूचनाओं का या सुझावों का या अन्य बातों का आदान प्रदान ऊपर से नीचे या आपस बगल में बैठे व्यक्ति आपस में आसानी से कर सकें। और लंबवत एवं समतल संचार व्यवस्था होनी चाहिए। संचार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो ऊपर से नीचे तक आदान प्रदान करना है विचारों का या आदर्शों का या सुझावों का या शिकायतों का, ऊपर से नीचे करना है या अगल बगल के बराबर वालों से स्वतंत्र रूप से कोई विचार करना है, तो उसका आदान प्रदान आसानी से किया जा सके। ऐसा होने पर समन्वय जो है वो प्रभावी होगा। तो ये हुआ संचार व्यवस्था का सिद्धांत। तो जितना ज़्यादा संचार व्यवस्था कुशल होगी, इफेक्टिव होगी, उतना ज़्यादा समन्वय अच्छा माना जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये समन्वय सिद्धांत कंप्लीट हुए। ये सिद्धांत मैंने आपको जैसा बताया कि मैरी पार्कर फोलिट के 4 सिद्धांत जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो कि प्रत्यक्ष संपर्क का सिद्धांत, प्रारंभिक स्थिति में समन्वय का सिद्धांत, पारस्परिक संबंध का सिद्धांत और सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। इसके अलावा अपन ने गतिशीलता का सिद्धांत देखा, समयबद्धता का सिद्धांत, प्रजातंत्र का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, संचार व्यवस्था सिद्धांत और सहकारी व्यवहार का सिद्धांत। तो ये अपने समन्वय के सिद्धांत कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो क्लास में समन्वय के जो कुछ रिमेनिंग बातें रह गई हैं, 1-2, उनको भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि समन्वय का चैप्टर जो है अगली वीडियो क्लास में समाप्त हो सके। तो आज का जो ये वीडियो है मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको समन्वय के सिद्धांत समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।